देखिए, कैलकुलस के बारे में मैंने आपको बताया। कैलकुलस, आप जानते हो कैलकुलस एक सीरीज है जो आइजैक न्यूटन ने मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराई थी। लेबनिज ने भी कराया था, ये दोनों ने अलग अलग वर्क किया था। कैलकुलस एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका, यानी कि एप्लीकेशंस, यानी हमारी रियल लाइफ में जितनी भी चीजें, जितने भी बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए वो सब कैलकुलेशन से रिलेटेड हम देखते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इसको ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि कॉमर्स के लिए फिजिक्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत अच्छे से इसे देख चुके होंगे, 11th में भी इसको प्रैक्टिकली देख चुके होंगे। ठीक है ना। ओके, नाउ कैलकुलस के अंदर लिमिट पढ़ा हमने, सबसे पहले लिमिट का एक सेक्शन लिया हमने, है ना। लिमिट के बाद फिर आता है डिफरेंशिएशन, और अगर डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन लिमिट के बाद का सेकंड, हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आता है इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, और वो है इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है। कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन होगा जिसमें चेंज करना है, चेंज करने के बाद वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। देखिए, एक फंक्शन है, ये रहा फंक्शन, इसमें हमने चेंज किया, चेंज, और ये एक नई फॉर्म ले लेता है, एक अनदर न्यू फंक्शन बन जाता है, एक न्यू सिचुएशन कह सकता हूं। मैंने इसमें डिफरेंशिएशन में आपको बताया था, ऑब्जेक्ट लेके दिखाया था कि एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो एक दूसरा फंक्शन बनता है। जैसे कि मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में यहां से फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट यहां से जाके यहां रुक गया, है ना। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैंने डिमांड और प्राइस के बारे में भी एक एग्जांपल बताया था, डिमांड में और प्राइस में भी एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको, क्या कि डिमांड अगर अगर प्राइस हाई हो जाता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, यानी अपनी एक पार्टिकुलर सिचुएशन से बदल के दूसरी सिचुएशन में पहुंच जाती है, एक फंक्शन चेंज होकर दूसरे फंक्शन में पहुंच जाता है। डिमांड फंक्शन ले लो या फिर कोई भी फंक्शन ले सकते हो आप, है ना। तो यहां पर करना क्या है, यहां पर जो नया फंक्शन बन चुका है ना, उसको अपने पुरानी फॉर्म में लेके जाना है। जब हम इस फॉर्म में गए थे, यानी कि यहां गए थे, तो हमने डिफरेंशिएशन किया था, और जब पुरानी स्टेट में यानी कि पुरानी सिचुएशन में लेके जाएंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, यही है इंटीग्रेशन। ये टिपिकल क्यों होगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूं, ये बहुत टिपिकल होगा। लेकिन क्यों होगा टिपिकल, क्योंकि जितना आसान सीधा चलना होता है उतना आसान उल्टा चलना नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप रख के सीधे चलते हो रोड पे तो आप चल सकते हो, बड़े आसानी से चल सकते हो, लेकिन उन्हीं फुटप्रिंट्स पर अगर आपको वापस आना पड़े तो क्या आप इतनी आसानी से आ सकते हो। प्रैक्टिकल सोच के देखो, बिल्कुल नहीं आ सकते, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि अगर मैं फुटप्रिंट्स की बात करूं, कि अगर आप ऐसे कदम रख के आगे चलते हो लाइक दिस, ऐसे आप इस तरफ चल रहे हो, है ना, आपने एक एक कदम रखा, पहला कदम आपने यहां रखा, फिर 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 ऐसे करके आप आगे बढ़ते हो। अब आप यहां पर हो, आपको वापस आना है उल्टे पैर रखते हुए, यानी कि उसी फुटप्रिंट्स पर, नहीं यहां 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 वापस आना है, तो आप नहीं आ सकते आसानी से। यही सेम काम इंटीग्रेशन भी कर रहा है, कि आपको ले जाना बहुत आसान था, डिफरेंशिएशन बहुत आसान था, क्योंकि वहां पर सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे, कोई भी उसे रोक नहीं रहे थे। इंटीग्रेशन में कई सारी जगह पर रुकना पड़ेगा। तो पहले मैं क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, इसको समझ लेते हैं, और रूल्स में कंफ्यूजन होगी इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ने अभी तक डिफरेंशिएशन के रूल्स याद नहीं करे और इंटीग्रेशन के रूल भी डिफरेंशिएशन जैसे ही दिखेंगे आपको, तो ऑफकोर्स एक की जगह दूसरे का रूल आप यूज करोगे, इसका कोई सॉल्यूशन किसी टीचर के पास नहीं है। बस रूल्स आपको याद करने, तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सबसे पहले करके दिखाता हूँ मैं। ये स्टार्टिंग यहां से करने वाला हूं मैं, नहीं यहां से स्टार्टिंग नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूं, पहले आपको बताया था इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन लिखते हैं इस तरीके से, लिखने का तरीका ये है, डी ऊपर लिखेंगे और dx जो है रेस्पेक्ट जो है नीचे लिखेंगे। डी का मीनिंग मैंने बता दिया था, चेंज करना होता है, और इस वाले डी का मतलब भी चेंज करना होता है। बिना चेंज करे तो काम चलेगा नहीं, चेंज अगर नहीं हुआ है तो फिर डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन लगेगा ही नहीं। नीचे वाला फंक्शन जो है ये वाला चेंज होगा, और ये फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है,
और ऊपर एक फंक्शन होगा यहाँ पर जो आएगा और उसमें चेंज होता है, और ये डिपेंडेंट फंक्शन होता है। ये क्या होता है? डिपेंडेंट फंक्शन। ये सब चीज मैं बता चुका हूं, इसे रिकॉल कर रहा हूं। अब मान लो मैंने यहां पर कहा x की पावर a लिखा हुआ है, सपोज x की पावर a लिखा हुआ है, तो क्या रूल बताया था मैंने इसमें? ये a आगे आ जाता है, a आगे आ गया और एक पावर घट जाएगी, यानी कि a माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, ये आपको पता है डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। अब इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन का ये होता है निशान, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ, दिस d called differentiation of x raised to the power a with respect to x। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ का निशान ये आपके सामने है। अब इंटीग्रेशन किसका करना है? सेम x की पावर a का इंटीग्रेशन करना है, और जो रेस्पेक्ट यहाँ नीचे लिखते थे ना, यहाँ पर रेस्पेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो कुछ थोड़ा सा लिखने में अंतर हो सकता है, इसे माइंड में एडजस्ट कर लो, कठिन नहीं है ये, लिखने में कठिन नहीं हो सकता कि आपको सर जी लिखने में हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। भाई ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये वाला साइन इंटीग्रेशन का है, और ये रेस्पेक्ट है, ना हम इसका कुछ करते ना हम इसका कुछ करते। एज कंपेयर टू, जैसे कि मैं कहता हूँ इस d का हम कुछ नहीं करते, इस dx का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये लिखेंगे जरूर, करते तो हम इसी फंक्शन का है, इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखते हैं। आप भी अपने ध्यान में रखना, इस dx का हम कुछ नहीं करेंगे, इस इंटीग्रेशन का निशान का हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन का एक सर्टेन रूल है, वो रूल्स तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। फिलहाल इसका रूल होता है, वो क्या होता है कि ऊपर एक पावर ऐड हो जाती है, यानी कि जो भी पावर है उसमें एक संख्या ऐड हो जाएगी, एक यूनिट, और वही पावर में जो ऐड हुआ है वो नीचे लिख दिया जाता है। प्लस सी जरूर लिखते हैं। ये सी की क्या मिस्ट्री है, क्या कहानी है, इसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल सी जरूर लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। सी हम अभी समझने वाले हैं क्यों लिखते हैं, लेकिन सी हमेशा लिखते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला कि x की पावर a लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1। कितना आसान सा काम है, कोई कठिन काम थोड़ी है। यहाँ पर पावर आगे आती है, ये आ गई, और एक पावर घट जाती है। यहाँ पर पावर आगे नहीं आती है, ऊपर एक पावर पहले जुड़ती है और फिर नीचे जाती है जुड़ने के बाद, वहां आगे आती है घटने से पहले। देखो पहले आगे आई है फिर घटा है, यहाँ पहले जोड़ा जाएगा, ये जोड़ दिया और फिर भट्टे में जाएगा, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, या फिर मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, सिंपल सिंपल, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स को। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 करना है मुझे, तो बहुत सिंपल है, आप लिखोगे x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। किसी एक बच्चे को डाउट है तो बताइए, ये क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है। जब आंसर लिख रहा हूं तो इंटीग्रेशन का निशान हटा दिया, dx हटा दिया, ये जो मेरा मेन फंक्शन है इसको हमने एक पार्टिकुलर फॉर्म, जो कि ये फॉर्म हम फॉर्मूले से याद करेंगे, इस फॉर्म में लिखा, यानी कि x की पावर 3 को लिखा है x की पावर 4 अपॉन में 4। प्लस सी जरूर लगाना है हर क्वेश्चन में, और ये क्यों लगाना है इसको हम बाद में देखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया सभी को, बेसिक सिखाया है, अभी तो सिर्फ एक चीज बताइए कि इंटीग्रेशन ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। अब मेन काम तो यहाँ से स्टार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है जो मैं अब बताने वाला हूँ। अगर ये आपने सीख लिया तो समझ लो इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट आपको आ जाएगा। फिर सेकंड जो पार्ट है, जो सबसे लार्ज होता है, वो है सेकंड एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन। जिसने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया उसे 80% इंटीग्रेशन मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखिए और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन सीखिए, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन, आपको इसमें से कुछ कॉपी करने को नहीं है अभी, जब मैं कहूंगा जब कॉपी कर लेना, या कर सकते हो इसमें से भी, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। समझना ज्यादा है तो अपना कंसंट्रेशन आप रखेंगे। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टोटल जब हम चैप्टर पढ़ा देते हैं तभी बच्चा कंक्लूड करता है, और मैं सबसे पहले कंक्लूजन देता हूँ ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन इसके लिए आना चाहिए। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपके सामने डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, ये 2 आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगी, यानी कि 2x की पावर 1। ये इसका फाइनल आंसर है और आपको ये बात आनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2, ये लिखने का तरीका है, क्या होगा मैंने बताया आपको,
इसका और इसका कुछ भी नहीं करेंगे, मेन फंक्शन जो है वो ये है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। अभी बताया था, अगर आपको याद नहीं हुआ है फॉर्मूला तो टेंशन मत लीजिए, बस ये ध्यान रखना कि हाँ आपको यहाँ ऊपर पावर जोड़नी है और वही संख्या नीचे लिखनी है, ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का एक तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब देखो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया ना, मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि इस तरफ देखो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये देखो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो मैंने डिफरेंशिएशन हटा दिया है ना, यहां से मैं इंटीग्रेशन निशान और dx भी हटा देता हूं। ठीक है, बस इतना काम करते हैं, तो आपको ये पता लग गया कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं क्या, कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना। ये सी भी हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी जरूरत नहीं इसकी ना। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ x की पावर 3/3। ओके, अगर मैंने कहा 4x प्लस 1 की पावर 3 डिफरेंशिएशन करना है, मैं निशान नहीं लगा रहा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये 3 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी यानी कि 4x प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई का निशान लगाया जाएगा, फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स्ट्रा टर्म का ये जो 4x प्लस 1 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसको लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो 4x का डिफरेंशिएशन तो होता है 4 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। सिंपल है, देखो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन किया और मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करता हूँ, मैं निशान नहीं लगा रहा यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 4x प्लस 1 की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है ना, निशान नहीं लगा रहा है, dx नहीं लिख रहा है, याद रखना ऊपर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, वो पुराना वाला पैटर्न याद करो जो ऊपर वाला ये बताया मैंने, जो भी पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन में ये हो जाएगा 4। देख सकते हो ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि x बिहेव कर रहा था, 4x प्लस 1 की पावर 3 लिखी हुई है, ऊपर एक पावर ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे एक पावर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। चलो यहाँ तक की बात मेरे को भी समझ में आती है, आपको भी आ गई। अभी क्या करना है, एक्स्ट्रा टर्म का, ये देखो एक्स्ट्रा टर्म है लिखी हुई, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर भी एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन किया था, यानी कि डिफरेंशिएशन करते वक्त भी एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते वक्त भी एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन ही करते हैं। ओके, चलो अब इस एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आया फाइनल आंसर 4। जो भी एक्स्ट्रा टर्म का हमने डिफरेंशिएशन करके आंसर आया है यानी 4 आया है, उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। ये देखिए यहां पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, और यहां पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो कोई भी गलती ना करे कि एक्स्ट्रा टर्म का इंटीग्रेशन ना करे, ये इसका इंटीग्रेशन ना करे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, नाउ प्लस सी मैं नहीं लिख रहा, मैंने बोल दिया कि प्लस सी मैं नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ मैं आपको बिहेव करके सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे वो बिहेव करता है, कैसे कैसे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिलहाल ये मेरा आंसर आ गया, इसे हम 16 बना सकते हैं, आपको पता है 4 4 16 होता है, और यही मेरा फाइनल आंसर है। एक और बार करके देखते हैं, चलो शायद हो सकता है कि आपको इस एग्जांपल से कुछ समझ ना आए, है ना, तो एक और बार करते हैं। तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हो गया ax प्लस बी की पावर 2 ले लेते हैं, है ना, ax प्लस बी की पावर 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इसको पहले आगे लेके आएंगे, 2 को आगे लेके आएंगे, ax प्लस बी की पावर 1, एक पावर घट जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ax का डिफरेंशिएशन a होता है, b का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, नाउ ax का डिफरेंशिएशन a है, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस का निशान और उसके बाद b का 0, ये लिख दिया एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में। अगर यही सेम काम मेरे को इंटीग्रेशन में करना पड़े, यानी कि ax प्लस बी की पावर 2 दे रखा है, मैं निशान और dx नहीं लगा रहा हूँ, ये वाला निशान और dx जरूर लगना चाहिए था, बट क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है इसलिए मैं निशान अभी हटा रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर पावर है 2, आप क्या करेंगे ax प्लस बी की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, इंटू में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे यानी कि a। ओके, नाउ मुझे अभी बताइए किसको ये प्रोसेस नहीं आया,
यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर जिसका डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा अपर हैंड है कि हाँ भाई ठीक है हम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, और मैंने जोर दिया था कि डिफरेंशिएशन सीख लोगे तो इंटीग्रेशन भी समझ में आता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि मेरे कहने से इंटीग्रेशन आता है, ऐसे नहीं होता है। इंटीग्रेशन टिपिकल है तो है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इसके कुछ पॉइंट्स में, जिसको हमें अभी क्लियर करना है। अब देखो मैंने यहाँ तक का काम बताया, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं अपॉन में लिखते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू में लिखते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको ये बात क्लियर करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा 2x² प्लस 1 रेज टू द पावर 3। ओके, नाउ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 3 को आगे लेके आएंगे, 3 को आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, और फिर उसके बाद 2x² प्लस 1 रेज टू द पावर 2। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, फिर एक्स्ट्रा टर्म का यानी कि इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 2 एक कांस्टेंट है, देख सकते हो 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन नहीं करते, कॉपी करते हैं। 2 को मैंने कॉपी कर दिया, इनटू x² का डिफरेंशिएशन 2x करते हैं, प्लस का निशान, 1 का डिफरेंशिएशन अकेला कांस्टेंट है, कोई इसके साथ फंक्शन नहीं है तो 0 हो जाएगा। फाइनली इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 को तो आगे कर दोगे, डिफरेंशिएशन करोगे ना 2 टू द 4 x प्लस 0, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन किया, मल्टीप्लाई में लिखा। सब एग्री? उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है 2x² प्लस 1 रेज टू द पावर 3 एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो हम ऊपर पावर एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 की पावर 4 अपॉन में 4 इनटू, फिर एक्स्ट्रा टर्म का क्या बताया मैंने, डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x² का डिफरेंशिएशन 4x होगा, 1 का 0, तो इस 4x को आप यहां लिख दोगे। ये बात सबको एग्री है? सब जने एग्री है? कोई एक डिसएग्री है तो मुझे बताइए। अभी प्रॉब्लम ये है यहां से आगे कि ये नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में, यानी कि ये मैंने जो किया है ये गलत किया है। अब आपको धीरे धीरे बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि यही देखो, अभी अगर मैं कहूं एक सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन रूल से अगर बच्चा जाता है, जैसे मैथ्स में दिया गया, तो बच्चा इसे एग्री करेगा, भाई अभी तक का तो ऊपर वाले ने फॉलो किया, इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल ने फॉलो किया, इससे ऊपर वाला सेम जैसा दिख रहा था, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में क्यों नहीं कर रहा? जबकि कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं पड़ रहा तो इंटीग्रेशन पे क्यों पड़ रहा? तो मैंने अभी बताया है, इसका प्रैक्टिकल तो मैं बता सकता हूँ आपको और उसको डेरिव भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आपकी क्लास में नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स को ना डेरिवेशन पता ना प्रैक्टिकल पता, तो उसे क्या करना होता है, उसे याद करना पड़ता है। कोशिश कर लो, थोड़ा सा पार्ट है, मैं पहले ही उसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इतना बड़ा काम नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज और चैप्टर बहुत लेंथी है। तो अगर मैं हर चीज को डिराइव करना सिखा दूंगा तो फिर आपको तो 2-3 महीने में नहीं खत्म होने वाला ही। तो दैट्स वाई आपको याद क्या करना है वो बता देता हूँ। दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन करते वक्त एक्स्ट्रा टर्म का, ये जो एक्स्ट्रा टर्म होती है इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। चाहे वो एक्स्ट्रा टर्म लीनियर हो, लीनियर, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा टर्म किसी भी फॉर्म में हो, आप उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखो। जैसे कि ऊपर वाले केस में लीनियर था, इस वाले केस में लीनियर था और इस वाले केस में क्वाड्रेटिक था। अब आपको ये पता होना चाहिए लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो लीनियर होता है जब x की पावर 1 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1 कॉल्ड लीनियर, जिससे लाइन ड्रॉ होती है ना। तो यहाँ पर x की पावर 1 थी, लीनियर है, यहाँ पर x की पावर 1 है, लीनियर है, यहाँ पर x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। तो डिफरेंशिएशन में लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या कोई सी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, चलता है, डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं चलता है। इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा टर्म जो है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, ध्यान रखना मैं मेन टर्म की बात नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा टर्म होना चाहिए था x का क्यूब, लिखा हुआ है 4x प्लस 1 का क्यूब, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा टर्म की बात कर रहा हूँ जिसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखते हैं। एक्स्ट्रा टर्म अगर लीनियर है, यहाँ पर x की पावर 1 है, लीनियर है, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा टर्म ये रही, एक्स्ट्रा टर्म ये लीनियर है तो इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा टर्म लीनियर नहीं है, एज लाइक दिस, इस वाले क्वेश्चन में देखिए,
इसमें एक्स्ट्रा टर्म जो है वो लीनियर नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है 2x² + 1। क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी या वटेवर कोई सी भी फॉर्म होगी, रैशनल हो सकती है, रैशनल फॉर्म भी होती है इसके अंदर, या फिर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, कोई भी फॉर्म होगी यहाँ पर जो लीनियर यानी जिससे लाइन ड्रॉ नहीं होती, अगर ऐसी फॉर्म है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये हमने गलत कर दिया। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि कब नहीं कर सकते, उसका पहला स्टेप समझाया। अभी बहुत सारी जगह है जहां मैं बताऊंगा कब कब नहीं कर सकते। फिलहाल ये पहला वाला स्टेप समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास लीनियर क्या है। अब तो लीनियर प्रॉब्लम करता है हमें, क्योंकि लीनियर होगा, देखो इंटीग्रेशन में लीनियर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। अगर एक्स्ट्रा टर्म में लीनियर होगा तो फिर वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो वो सिंपल हो गया डिफरेंशिएशन के, और इंटीग्रेट सॉरी कर सकते हैं उसका। और अगर हमारा वो लीनियर ही नहीं है एक्स्ट्रा टर्म, तो फिर हम उसका इंटीग्रेट नहीं करेंगे, फिर उसे दूसरे मेथड से करेंगे। इसी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज आपको दे रखी है एनसीईआरटी में। तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम ये लीनियर क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का कि x की पावर 1 जो है वही लीनियर होती है। तो मैं आपसे कहूंगा ये लिखा है sin x और ये लिखा है sin x², तो ये लेफ्ट वाला पार्ट लीनियर है या राइट वाला, कोई बताएगा मुझे? टेल मी। लेफ्ट वाला। और कोई करता है इस लड़के से डिसएग्री के वो इनने कहा लेफ्ट वाला लीनियर है, मैंने कहा ना लेफ्ट वाला लीनियर है ना राइट वाला लीनियर है। अब प्रॉब्लम आ गई ना, लीनियर को भी तो पहचानना पड़ेगा, हालांकि हमें पहले से समझ में आना चाहिए। लीनियर सिंपली है जिससे एक लाइन ड्रॉ होती है। क्या साइन एक्स के ग्राफ से लाइन ड्रॉ होती है? अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो साइन एक्स का ग्राफ, क्या लाइन होती है साइन की? साइन से तो कभी लाइन नहीं बनता, दिस इज नॉट लीनियर। तो लीनियर क्या है? तो लीनियर की फॉर्म ये है, क्या लीनियर का ये डिफाइन करें हम कि अगर x की पावर 1 होगी या तो x की पावर 1 ही लिखिए सर। अगर मैं log x कहूं तो log x क्या लीनियर है? नहीं है। अगर मैं e की पावर x कहूं e की पावर x लीनियर है? नहीं है। तो फिर लीनियर कैसे डिफाइन किया जाए? तो आपको बहुत सिंपल, हर चीज का देखो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे यहाँ पर उलझते हैं, और इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है, कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में उसे रखना है, जिसने रख लिया बस वो क्वेश्चन करता चला जाएगा। लीनियर के लिए बहुत सिंपल सी फॉर्म है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं हम। पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हैं किस तरीके से होता है, उसमें x की पावर जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 1 होगा, तभी वो लीनियर होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि ax + b ये लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। ax² + bx + c ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है। ax³ + का bx² + का cx + का d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। तो आपको समझ में आया, पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होंगे उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x को कंसीडर किया जाता है। ओके ओके। उसके अलावा बात आती है, ये तो एक फंक्शन हो गया ना, इसके अलावा एक अलग फंक्शन भी होता है, उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेटा ये तो फंक्शन अलग हो गया ना, ये पॉलिनोमियल का पार्ट थोड़ी हो गया। उसके अलावा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। उसके अलावा आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको समझ में आता होगा कि पॉलिनोमियल में x की पावर 1 को कंसीडर करते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर नहीं होता, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीनियर नहीं होता, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन लीनियर नहीं होता। उसके अलावा जो पॉलिनोमियल नहीं होते वो भी बता देता हूं, जैसे कि √x लिखा है, अब ये लीनियर नहीं है, ये फंक्शन लीनियर नहीं है क्योंकि x की पावर 1/2 लिखी है, दिस इज नॉट लीनियर। x की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे कि x की पावर 1/x लिखा है, कई स्टूडेंट इसे लीनियर समझ लेते हैं, ये भी लीनियर नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे पहले एक फॉर्म में लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, तो x की पावर -1 आएगा। x की पावर -1 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए एक, x की पावर 1 ही होना चाहिए बस, तभी हो सकता है। अगर x की पावर 1.1 भी हो गया ना तो भी लीनियर नहीं है, अगर x की पावर 0.9 भी हो गया तो भी लीनियर नहीं, एक ही होगा तभी वो लीनियर होता है। किस केस में है? ये सारी की सारी कंडीशन अलजेब्रा है, अलजेब्रा के केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है ना। पॉलिनोमियल की कंडीशंस आपके सामने है।
तो आपको इतनी सारी चीजों में से पता लग गया लीनियर क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया क्या, छोटी मोटी मोटी बातें पकड़ते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा टर्म में लीनियर होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी चीज, लीनियर क्या होता है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर नहीं होता, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीनियर नहीं होता, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन लीनियर नहीं होता। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर x की पावर यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x, जिसे डिग्री ऑफ x भी कहते हैं, अगर वो 1 है तभी लीनियर होगा, उसके अलावा नहीं होता। तो देखो लीनियर कितने थोड़े से रह गए, जरा से ही तो रह गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x तो हमें आता है, ये होता है cos x इंटू फिर x का डिफरेंशिएशन भी करना है। हाँ ठीक है सर, ये भी हमें आता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, तो इसका एक सर्टेन रूल है, बुक में लिखा हुआ है, ये मैं अभी लिखवाने वाला हूं आपको थोड़ी देर में, ठीक है ना। साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस का cos x। ये सर्टेन रूल है, डेराइव यानी कि डेरिवेशंस इसके हुए, लेकिन आपकी क्लास में डेरिवेशंस नहीं सिखाए जा रहे, तो आपको ये रटने हैं, ये चीज याद रखनी है। हालांकि हर चीज का डेरिवेशन है, लेकिन आपको इसकी जरूरत अभी नहीं है, आप याद करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अगर मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का cos x हो गया ना, उसके बाद मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो आपने कहा सर ये भी हमें आता है। बेसिकली साइन स्क्वायर को मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स ना देख के आप देखते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक्चुअल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यही होता है, ये नहीं होता है, बट हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, बट ये नहीं होता है, याद रखना ये होता है। यानी कि इसको देख रहे हो आप, इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 आगे आएगा, जैसे कि यहाँ पर पहले 2 आगे आएगा और उसके बाद एक पावर घट जाएगी, देखो ऊपर पावर 1 बची, इनटू फिर एक्स्ट्रा टर्म यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और जो कि क्या हो जाएगा cos x। तो आपको क्या समझ में आया, एक्स्ट्रा टर्म कौन है, एक्स्ट्रा टर्म साइन एक्स है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म है वो यहाँ पर साइन एक्स है, देख सकते हो, देख सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, ये रही पावर घट गई, और फिर उसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आपसे कहता हूं, करेंगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अगर मैं ये कहता हूं तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन अगर आप करने लग गए इस तरीके से कि साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 इंटू एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पर आपको बेटा सोचना पड़ेगा, और प्लीज सोचिएगा, ये सहूलियत वाली चीज है। ऐसा लग रहा है कितना आसानी से आपने कर लिया, इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 7.3 दे रखी है। इसके लिए सिर्फ इस चीज के समझाने के लिए उसने 7.3 दे रखी है। आप 7.3 निकाल लीजिए एक बार, आप एक बार 7.3 निकालिए और निकाल के देखिए कि इस पार्टिकुलर बात के लिए उसने एक पूरी एक्सरसाइज दी है। तो अगर एक एक्सरसाइज दी है तो इसीलिए तो दी है क्योंकि इसे हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको अलग तरीके से करेंगे। यहाँ आप नहीं सोचेंगे और इसे डायरेक्ट कर देंगे यानी फर्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से, तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा टर्म साइन एक्स है, और साइन एक्स जो है, एक्स्ट्रा टर्म जो है वो है साइन एक्स, और आपको अभी मैंने बताया, और उसे आप इग्नोर मत करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये लीनियर नहीं है। अगर ये लीनियर नहीं है तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके जो बच्चा यहाँ कॉस एक्स करेगा उसे तो कम से कम इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आने वाला, उसका बेसिक ही खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को, जितने भी ज्वाइन करे हुए हैं, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको आता है, मतलब ये चीज को आप इग्नोर मार के आप शॉर्टकट के चक्कर में जा रहे हो और कह रहे हो कि हमने कर दिया, तो इसको तो 0 नंबर मिलेंगे ना भाई। देखो जो चीज आपको बता दी गई है, आपके याद नहीं है वो याद कर लोगे, लेकिन आप मेरी बात को एग्री नहीं कर रहे कि नहीं सर जी हमें तो यही छोटा सा लग रहा है, वो वाला मेथड तो बहुत लेंथी है। ऑफ कोर्स वो लेंथी मेथड होगा, बट वो सही होगा ना, ये नहीं हुआ एक्सप्लेन, ये नहीं हुआ डिराइव्ड। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एक्स्ट्रा टर्म को नोटिफाई करना है, तो आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया। क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। और मैं हर जगह ये बात बोलूंगा जब ये कहूंगा कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो आपको पता चल जाएगा उसका रीजन सर क्या बोल रहे हैं। अब नहीं हो सकता तो कोई दूसरा रीजन तरीका होगा, उसी के लिए तो हम पूरी 11 एक्सरसाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी में, इतने सारे टाइप्स हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, स्टार्ट क्यों करेंगे अभी हम करेंगे फार्मूले। जल्दी जल्दी कॉपी उठा लो और फार्मूले लिख लो। सम यूजफुल, नहीं पहले टाइप्स लिख लेते हैं ना, ज्यादा बेहतर, आपको पता तो हो जाए कि इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है। देखो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखो, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन।
एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनेट और डेफिनेट क्या है, जब हम डेफिनेट पढ़ेंगे तब आपको ही समझ में आएगा। अभी हम स्टार्टिंग से लेकर सारे के सारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। दोनों में फर्क बता देता हूं। जैसे यहां पर लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज कोई फंक्शन है x⁻² इंटू डी एक्स, ये आपका है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट का मैं दिखा देता हूं करके, यहाँ पर लिखा होगा 1 to 2x² इंटू डी एक्स। तो आपको क्या दिखा डेफिनेट में नया क्या है, ये होती है लिमिट। दिस इज कॉल्ड लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट इसे कहते हैं, अपर लिमिट इसे कहते हैं। यहाँ पर लिमिट भी लिखी होती है इंटीग्रेशन के अंदर। आप लास्ट की एक्सरसाइज वगैरह देखोगे तो उसमें लिमिट ही लिखी हुई होगी ये। तो आपको फर्क तो पता लग जाएगा कि डेफिनेट क्या है, इंडेफिनेट क्या है। अब जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है मेन तो यही है। इसके अंदर पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और इसकी एक्सरसाइज देखो तो ये है एनसीईआरटी में 7.1। उसके बाद सेकंड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। इसकी एक्सरसाइज है 7.2। अगर आपने ये दोनों एक्सरसाइज सीख ली, अगर आपको ये दोनों एक्सरसाइज आ गई, तो मैं 100% श्योर हूँ इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसके बाद सारे रूल्स हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो थर्ड है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ओके। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, और फोर्थ हमारे पास है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। ये है आपके पास एक्सरसाइज 7.4। और उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट, और वो है पार्शियल फ्रैक्शन of integration, and this is the exercise number 7.5 and the last by part exercise 7.6। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सरसाइज 11 है। वो मैं मना नहीं कर रहा 11 नहीं पढ़ोगे आप, बट ये 6 एक्सरसाइज 6 अलग अलग टाइप है। ये 6 एक्सरसाइज 6 अलग अलग रूल्स को इंट्रोड्यूस कराएगी, रीजन के साथ बताएगी क्यों इंटीग्रेशन इससे नहीं होगा तो इससे होगा, ऐसे वाला, है ना। और जब ये आप पढ़ लोगे 6 के 6 टाइप्स, यानी कि किसी की भी ये 6 टाइप मिस नहीं होने चाहिए, और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद के जितने भी इंटीग्रेशन है वो रिपीटेड है, इसके बाद कुछ भी नया नहीं है। यानी कि 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 मिसलेनियस और वटेवर कुछ भी करोगे, ये हमारे बेसिक है। तो आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बट उसे हुआ बच्चा बना देता है। एक तो उसके बेसिक्स पॉइंट जो है वो पहले क्लियर नहीं होते, जो मैंने क्लियर कर दिए। क्लियर करने के बाद फिर वो दिमाग में नहीं रख पाता वो, क्योंकि शॉर्टकट की तरफ भागता है। अगर वो शॉर्टकट की तरफ भागेगा तो भाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। नाउ फॉर्मूले कर लेते हैं और जल्दी से क्वेश्चन के पास मूव करते हैं, ठीक है ना। सम यूजफुल फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं और उसको करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर a इंटू डी एक्स। आप देख सकते हो ऊपर वाली संख्या कांस्टेंट, नीचे वाली संख्या फंक्शन। तो क्या होता है x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1। मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ, अब की बार आ गया a की पावर x, यानी कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन। तो क्या हो जाएगा a की पावर x, a रेज टू द पावर x अपॉन में log a प्लस c। उसके बाद थर्ड नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल। तो इसका एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी कि ऐसा कैसे आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर का फॉर्मूला है और वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। उसके बाद पांचवें नंबर का फॉर्मूला भी लिख लीजिए यहाँ पर, यह है फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला,
और वो है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट ए इज कॉल्ड द कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा a इंटू में x प्लस का c जरूर लिखा जाएगा, और मैं बताऊंगा आपको c क्यों लिख रहे हैं हम। फिलहाल आज नहीं बता रहा मैं, लेकिन फिलहाल फॉर्मूले लिख लो। ओके, 6 नंबर का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, तो भाई ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा बिल्कुल शराफत से, और इंटीग्रेशन करेंगे जो भी फंक्शन दे रखा होगा। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 3 sin x है और 3 sin x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ये रहा 3, और अंदर बचेगा sin x। अब sin x का इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि करना सीखेंगे आप, अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ मैं आपको। sin x का माइनस का cos x होता है, तो कोई भी कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसे बाहर लिख देंगे, सिंपल कॉपी कर लेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में करते थे। और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x। जैसे कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1x आएगा, अगर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे लाइक दिस तो 2x प्लस सी आएगा, और अगर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे लाइक दिस तो 3x प्लस सी आएगा। वहीं पर अगर मैं 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0, 2 का भी 0, 3 का, यहाँ पर इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है ना, ये हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास छठे के बाद 7 नंबर का फॉर्मूला आता है, और वो है हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस का कॉस एक्स, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन कराया है। 8th नंबर आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, पॉजिटिव का हो जाएगा यहाँ पर। 9th नंबर, देखो कंफ्यूज कर रहे हैं ना ये, देखो डिफरेंशिएशन का जिसको सही से फॉर्मूला याद नहीं है वो यहाँ जरूर कंफ्यूज होने वाले हैं, फिर डिफरेंशिएशन में भी कंफ्यूजन है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस पता नहीं चलेगा, तो बहुत बहुत पक्के तरीके से याद करने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तो होता है, फिर उसके बाद आगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 6 और फंक्शंस बचते हैं। उन 6 फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर 6 फंक्शंस को डेराइव करा जाएगा, मैं भी करके दिखाऊंगा अगली एक्सरसाइज में, लेकिन मैं फिर भी यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या, सॉरी मैंने फॉर्मूला में लॉग क्यों लिखा, मेरे को लॉग नहीं लिखना, मेरे को लिखना है साइन कॉस tan x। अगर tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग मोड ऑफ cos x प्लस सी। ओके, और एक और दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग मोड ऑफ sec x प्लस सी। दोनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ये सॉरी इधर मोड है, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा ये। ओके, नाउ उसके बाद 10th फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स। cot x इंटू डी एक्स का क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास log मोड ऑफ साइन x प्लस सी, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है माइनस का log मोड ऑफ cosec x प्लस सी। ये आपको अभी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखवाए हैं, उसके बाद 2 और है। 11 नंबर का फॉर्मूला लिखिए sec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है log मोड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। 12 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं भाई कहाँ है, अच्छा यहाँ मैंने प्लस सी लिख दिया, अरे भाई वो अलग है, ये मोड से बाहर ही है भाई, ये गलती से लिख किया है, ये लो। ओके, नाउ cosec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा log मोड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस का c। उसके बाद 13 नंबर का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ट्रिग्नोमेट्री का तो सारे फिनिश हो गए, अब बचता है स्क्वायर का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। उसके बाद 14 नंबर पे चलते हैं, तो cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x प्लस सी। उसके बाद 15 नंबर पे आते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास sec x tan x, यहाँ पर लिखेंगे sec x इंटू tan x प्लस सी, सॉरी इंटू डी एक्स, sec x tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है sec x प्लस सी। उसके बाद 16 नंबर पे आते हैं, और ये हो जाएगा cosec x और cot x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का cosec x प्लस सी। ये बेसिक 16 आपके सामने फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
17 जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी और cot इनवर्स x प्लस सी, माइनस का हो जाएगा cot में। फिर उसके बाद 18 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x प्लस सी और माइनस का cos इनवर्स x प्लस सी। देन 19 फार्मूला जो है वो है हमारे पास 1 अपॉन में x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं जो हमने पढ़ने हैं, ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, जल्दी से कॉपी करो। और पहली एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है, उसे आपको करना है, ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। तो यहां से फॉर्मूले कॉपी हो गए, मैं चलूं एक्सरसाइज के पास। टेंथ फार्मूला, ये 10th फार्मूला में बता देता हूं, लॉग साइन एक्स, ये थोड़ी राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लॉग साइन एक्स और माइनस का लॉग कॉसेक एक्स। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो अगर वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे मैंने बताया है सबसे पहले आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा और वो ज्यादा बेहतर तरीका है। जब भी क्वेश्चन कर रहे होंगे आप इसे रटते जाओ, वो बेहतर तरीका है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, डिफरेंशिएशन के इतने सारे रूल्स हैं, इंटीग्रेशन के इतने सारे रूल्स हैं, अभी कंफ्यूजन तो होनी है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहली एक्सरसाइज करोगे तो उसे याद करोगे, फॉर्मूले याद ही करोगे और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं बात समझाने की करूँ, अगर मैं बात करूँ कि इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आपको समझ में आता होगा कि ये डिफरेंशिएशन के रूल्स ही लिखे जा रहे हैं। आप जरा चेक करो एक बार, सारे के सारे रूल्स एक बार चेक करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो ये आएगा, चेक करो, ऊपर वाली संख्या को आगे लेके आएंगे और ये इस नीचे वाले से कट जाएगा, ऊपर एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यही तो आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये आएगा। करके देख लो आप, यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करते जाओ, आपका ये आता चला जाएगा। ए का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, तो यही तो आ गया। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो माइनस तो ऐसे कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, करके देखो, माइनस माइनस कट गया तो यही आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस में लिखा है तो ये tan x ही आएगा, आप करके देख सकते हो। लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, यही आएगा। तो ये जितने भी आपके सामने हैं, जितने भी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, आप देख सकते हो। tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का cos x स्क्वायर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसी sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ऐसी cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x, ऐसे यहाँ पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस, सबके आप देख सकते हो। मैंने पहले बोला कि सबसे पहला काम आपको रट, ये नहीं कि आप डिफरेंशिएशन के फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो भाई, अभी आप स्टूडेंट हो, आप रटो इंटीग्रेशन के ये रूल्स, ऐसे ही रटो। लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन पेपर में बैठे हुए हो जाए कि आपको डाउट हो गया फॉर्मूला यार पता नहीं है इसका क्या होता है, सपोज आप बैठे हो पेपर में और यहाँ पर आपको लग रहा है कि यार इसका फॉर्मूला होता है, तो आप डिफरेंशिएशन से याद कर सकते हो कि यार इसका ये किस चीज का डिफरेंशिएशन करें जिसका आंसर ये आएगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, समझ में आती है आपको बात। तो फिलहाल ये रूल फिनिश हो चुके हैं, टाइप फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज के पास चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास ये है, फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है 7.1 में सबसे पहले आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसने बताया यहाँ पर ये क्या कहता है,
एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव आपको एग्जाम में भी नहीं आने वाला और सभी आप करिए भी मत, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव को मत करिए, आप यहाँ से करिए क्वेश्चन और करना शुरू करिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, 4e की पावर 3x प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सिंपल तरीके से करिए। 4 एक कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे, e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में आएगा, प्लस का 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आएगा, इंटीग्रेशन सॉरी, और प्लस का c। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके